सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राकृतिक वनस्पति रेशे की जिसे पूरी दुनिया रेशों का राजा यानी किंग ऑफ फाइबर्स मानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपास की, जिसका ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक तरह से एकाधिकार है। चलिए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य से करते हैं। क्या हमें पता है कि प्राचीन यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था? उन्होंने इसे कहा था सिंडन। और मजेदार बात यह है कि उन यूनानी इतिहासकारों ने भी स्पष्ट रूप से भारत को ही इसका प्राथमिक उत्पादक माना था। मतलब हजारों सालों से यह हमारा अपना रेशों का राजा है। आज की इस चर्चा का दायरा काफी बड़ा है। हम शुरुआत करेंगे इसके इतिहास और परिचय से, फिर देखेंगे इसकी खेती और प्रमुख किस्में, उसके बाद बीज से लेकर कपड़ा बनने तक की पूरी निर्माण प्रक्रिया, इसकी भौतिक और रासायनिक संरचना और आखिर में इसके फायदे, नुकसान और उपयोग। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। कपास, रेशों का राजा। अगर हम इसके वानस्पतिक वर्गीकरण या बॉटैनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मालवेसी परिवार का हिस्सा है। इसका वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम। ये बेसिकली एक सेल्यूलोज आधारित प्राकृतिक रेशा है जो एक वार्षिक पौधे के बीजों के चारों ओर उगता है। परीक्षाओं के नजरिए से ये सेल्यूलोज वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका इतिहास तो मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसकी खेती के पक्के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 3000 साल पहले भी भारत में कपास से बड़े पैमाने पर कपड़े बन रहे थे। और बाद में बौद्ध काल आते आते बनारस और ढाका तो वस्त्र निर्माण के ग्लोबल हब बन गए थे। मतलब ये कोई आज की खोज बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जहां हम समझेंगे इसकी खेती के तरीके और दुनिया भर में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख किस्में। एक अच्छी फसल के लिए कुछ खास भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए होती हैं। इसे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन जो सबसे हाई यील्ड फैक्ट है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, वो ये है कि कपास के लिए लगभग 200 गर्म दिन और काली कपास मिट्टी सबसे बेहतरीन होती है। वैसे दोमट मिट्टी में भी काम चल जाता है। अब रेशे की क्वालिटी की बात करें तो वो इसकी सफ़ेदी, लंबाई, मजबूती और चमक से तय होती है। दुनिया में मुख्य रूप से 4 किस्में हैं। पहली है समुद्री द्वीप या सी आइलैंड, जिसका रेशा सबसे लंबा और फाइनेस्ट होता है। दूसरी मिस्री या इजिप्शियन, जो काफ़ी चमकीली होती है। तीसरी है अमेरिकन अपलैंड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और चौथी है अपनी भारतीय किस्म, जिसके रेशे की लंबाई अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी होती है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर खेत में लगे एक छोटे से बीज से लेकर हमारे पहनने वाला कपड़ा बनने तक का सफर कैसा होता है। ये पूरी निर्माण प्रक्रिया 2 बड़े चरणों में बटी है। पहला है कृषि फेज। मार्च से मई के बीच बीज बोए जाते हैं, जो करीब 32 से 35 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। 4-5 महीने में पौधा पूरी तरह तैयार होता है और फिर पके हुए बॉल्स या कोश की तुड़ाई होती है। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस आता है, जिनिंग, जहां बीजों को कच्चे रेशों से अलग किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हें कसकर दबाकर गांठें या बेल्स बना ली जाती हैं। यहां से शुरू होता है इंडस्ट्रियल फेज। कारखानों में सबसे पहले कार्डिंग होती है, यानी रेशों को सीधा करना। फिर कॉम्बिंग के जरिए छोटे रेशों को हटाकर क्वालिटी बढ़ाई जाती है। इसके बाद स्पिनिंग से धागा बनता है और वीविंग से कपड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कपड़े को बेहतरीन बनाने के लिए ब्लीचिंग, चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग और फिर रंगाई और ग्लेजिंग जैसी फिनिशिंग प्रोसेस की जाती हैं। ये मर्सराइजिंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाहरी रूप से थोड़ा और गहराई में यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। भाग 4, भौतिक और रासायनिक संरचना। अगर हम कपास के रेशे को लॉन्जिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य काट से देखें तो यह एक मुड़े हुए रिबन जैसा दिखता है, जिसमें बहुत सारे कुंडल या कॉइल्स होते हैं। यही ऐंठन इसे स्पिनिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। वहीं क्रॉस सेक्शन देखने पर इसमें कई स्पष्ट परतें दिखती हैं, जैसे क्यूटिकल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और सबसे बीच में ल्यूमेन। ये ल्यूमेन ही वो अहम हिस्सा है जो नमी सोखने का असली काम करता है। और नमी सोखने की बात आई है तो स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 15 से 20। कपास अपने खुद के वजन से 15 से 20 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है।
यही एकलौता सबसे बड़ा कारण है कि चिलचिलाती गर्मियों में कॉटन के कपड़े हमारी निर्विवाद रूप से पहली पसंद होते हैं। है ना कमाल की बात? टेक्सटाइल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ और बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना बेहद जरूरी है। जैसे रेशे की लंबाई आधे से 2.5 इंच और इसका व्यास 14 से 22 माइक्रोन होता है। ये ऊष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है। मजबूती तो इसमें काफी अच्छी होती है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। इसकी लोच या इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए कॉटन के कपड़ों में सिलवटें इतनी जल्दी पड़ जाती हैं। केमिकल्स का इस पर क्या असर होता है, ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अगर अम्ल यानी एसिड इस पर गिरें तो वो इसके सेल्यूलोज स्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, लेकिन एल्कली या क्षार का इस पर कोई खास बुरा असर नहीं होता, बल्कि कॉस्टिक सोडा जैसे क्षार का इस्तेमाल तो मर्सराइजिंग के दौरान इसकी मजबूती और संरचना को और भी बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और अगर पर्यावरण की बात करें तो कार्बनिक सॉल्वेंट्स से तो इसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इसे बहुत लंबे समय तक तेज धूप में रखा जाए तो रेशा कमजोर हो जाता है। एक और बड़ी चेतावनी, अगर इसे नमी या सीलन वाली जगह पर छोड़ दिया जाए तो इसमें फंगस और फफूंदी यानी मिल्ड्यू लगने का अत्यधिक खतरा होता है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं, भाग 5, लाभ, कमियां और उपयोग। अब तक की सारी जानकारी को अगर हम समराइज करें तो इसके फायदे एकदम साफ हैं। ये बहुत ही मुलायम है, पसीना सोखने में माहिर है, स्किन फ्रेंडली है, इसे रंगना आसान है और ये काफ़ी किफ़ायती होने के साथ साथ टिकाऊ भी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, कमियां भी है। ये जल्दी सिकुड़ता है, इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, इसकी अपनी कोई खास प्राकृतिक चमक नहीं होती और क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा सूखता है इसलिए इसे सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। पर इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। हमारी शर्ट, साड़ी और बच्चों के कपड़ों से लेकर घर के तौलिए, चादर और पर्दों तक सब जगह कॉटन है। और तो और औद्योगिक क्षेत्र में धागे, रस्सी, फोटोग्राफिक फिल्म, मेडिकल लाइन में इस्तेमाल होने वाली रुई और यहाँ तक कि नाइट्रोसेल्यूलोज जैसे विस्फोटकों में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेल्यूलोज की ये बहुमुखी प्रतिभा सच में बेजोड़ है। तो इस विस्तृत चर्चा के आखिर में ये सवाल तो मन में आता ही है, प्राचीन सिंधु घाटी से लेकर आज की मॉडर्न मेडिसिन और इंडस्ट्रियल दुनिया तक अपनी इस अटूट विरासत को देखते हुए क्या कोई और ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसने मानव सभ्यता के ताने बाने में खुद को इतनी खामोशी से लेकिन पूरी तरह से बुन लिया हो? एक छोटे से बीज से निकलने वाला रेशा आज भी बिना किसी शक के रेशों का राजा बना हुआ है। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।